प्रिय श्रोताओं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी से आपको एक अनोखी सीख मिलेगी। जीवन के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, अपनों के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, समाज के प्रति आप क्या कर्तव्य है, इस कहानी को सुनकर आपको अवश्य ही लाभ होगा। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। प्रिय श्रोताओं, आप इस कहानी से ये सीख लेंगे कि एक अच्छे पुत्र का क्या कर्तव्य है। अपने माँ बाप को कभी नहीं भूलना चाहिए। बूढ़ी माँ की ये 5 बातें आपको जीवन में अवश्य प्रेरणा देंगी, अच्छा नागरिक बनने में, अच्छा एक व्यक्ति बनने में सहयोग करेंगी। तो बात बहुत पुरानी है। एक गांव में किशन अपनी माँ के साथ रहता था। छोटा बालक था। उसके पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था किसी एक भयंकर बीमारी के कारण। उनके पास 1.5 बीघा ज़मीन थी। माँ उसी ज़मीन में खेती करती और दूसरों के खेतों में भी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे किशन को खूब पढ़ाती लिखाती। किशन बचपन से ही बहुत होशियार बालक था। वह अन्य साहूकारों के बालकों के साथ पढ़ाई करता था और कक्षा में प्रथम आता था। पूरे गांव में उसका नाम रोशन हो गया था। माँ भी अपने बेटे की प्रशंसा सुनकर फूली नहीं समाती थी। प्रिय श्रोताओं, जैसे जैसे किशन बड़ा होने लगा, अनेक प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने लगा, तो वह और भी ज़्यादा होनहार बन चुका था। उसने जैसे ही अपनी शिक्षा पूरी की तो रोजगार की तलाश में वो शहर चला आया, क्योंकि जो घर की ज़मीन थी उससे पूरी तरह गुजारा नहीं हो पाता था, क्योंकि कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी सूखा पड़ जाता था। तो वो अपनी माँ से कहने लगा, माँ मैंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है, अब मैं किसी के यहाँ नौकरी करने जाऊँगा और मुझे अवश्य ही शहर में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने शिक्षा प्राप्त की है उसका फल तो अवश्य ही मुझे मिलना चाहिए और मैं आपकी बेहतर से बेहतर सेवा करूँगा। बेटे की बात सुनकर माँ बहुत ही भावुक हो गई। माँ ने किशन से कहा, बेटा आप यहाँ पर कुछ ही दूर जाकर शहर में भी नौकरी कर सकते हो। यहाँ पर भी बहुत सारे रोज़गार के अवसर हैं और आप मेरा भी ख्याल रख सकते हो और इस ज़मीन जो जिसने तुम्हें पाला है, पोसा है, उसकी भी हिफाजत कर सकते हो। पर किशन तो उसके मन में कुछ अनेक प्रकार के विचार ही विचरण कर रहे थे। उसे तो बहुत ही बड़ा, बहुत ही साहूकार इंसान बनना था। उसने अपनी माँ की सारी बातें अनसुनी कर दी और माँ से रूठकर एक दिन शहर की ओर चल पड़ा। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि आपने सुना है, किशन कक्षा में हमेशा प्रथम आता था और शहर जाकर उसकी इन्हीं पढ़ाई के कारण एक सेठ के यहाँ नौकरी लग गई। सेठ उसके काम से बहुत ही खुश था। दिन रात किशन मेहनत करता और साहूकार का यानी सेठ का भी काम दुगना हो गया। सेठ की बस एक ही संतान थी और उसका नाम था रुक्मणी। जी हाँ, रुक्मणी कहीं बार किसी विद्यालय में पढ़ती थी और वो घर पर नहीं रहती थी। सेठ के मन में बहुत ही एक अच्छा विचार आया। उसने सोचा कि जीवन में मेरा भी कोई नहीं है, मेरे कारोबार को संभालने वाला कोई नहीं है, क्यों ना मैं किशन की शादी रुक्मणी के साथ कर दूं।
रुक्मणी जो कि बाहर किसी विद्यालय में पढ़ती थी, एक बार अपने पिता के यहाँ पर आई। से साहूकार ने किशन को बुलाया और उससे पूछा, बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ये सारी जायदाद, ये सारी संपत्ति तुम्हारी है। अगर तुम मेरी बेटी रुक्मणी से विवाह कर लो। जैसे ही सेठ की बात किशन ने सुनी, उसने अपनी माँ से पूछे बगैर तुरंत हाँ कर दी। रुक्मणी भी किशन को पसंद आने लगी थी, क्योंकि वह उच्च विचारों वाली एक लड़की थी। प्रिय श्रोताओं, क्योंकि सेठ की आयु बहुत ही अधिक हो चुकी थी और उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, और एक दिन उसको गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। उसने किशन को बुलाया, बेटा, मेरे पास समय बहुत ही कम है, आप रुक्मणी से विवाह कर लो। आनन फानन में रुक्मणी का विवाह किशन के साथ हो गया और उसके कुछ ही दिन बाद सेठ का देहांत हो गया। उधर अपने बेटे के वियोग माँ का भी बहुत बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि 3-4 वर्ष हो गए थे, ना कोई संदेशा था, ना चिट्ठी थी, ना कोई बात हुई थी माँ से। जिस माँ ने उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, मेहनत मजदूरी करके बड़ा किया, अच्छी शिक्षा दिलाई, आज उसका पुत्र ही उसको पूरी तरह भूल चुका था। माँ अक्सर बीमार रहने लगी। माँ को दवाई देने वाला, खाना देने वाला घर में कोई नहीं था। पड़ोसियों ने भी, गांव वालों ने भी मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि समाज आजकल ऐसा हो चुका था कि कोई किसी का सहायता नहीं कर रहा था। बेटा जो वहाँ पर शहर में था, श्रोताओं, उसने रुक्मणी से विवाह तो कर लिया, लेकिन रुक्मणी एक बहुत ही उच्च विचारों वाली और बल्कि आधुनिकता को अपनाने वाली लड़की थी। रुक्मणी ने कुछ ही दिनों बाद किशन से कहा कि हम सब ये व्यापार बंद करते हैं और एक नया व्यापार शुरू करते हैं, जिससे हम पूरे प्रदेश में धनवान हो जाएंगे, हमारा नाम होगा। पर किशन उसकी बात को अनसुनी कर देता था। एक दिन रुक्मणी पूरी तरह रूठ कर बैठ गई, क्योंकि सेठ का देहांत हो चुका था। उसको समझाने वाला इस दुनिया में अब कोई नहीं था। रुक्मणी की जिद थी कि अपना सारा व्यापार बेच डालो। किशन को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा और उसने अपना व्यापार बेच दिया। व्यापार बेचने के बाद उसने जैसे ही दूसरा व्यापार शुरू किया, उसमें उसको बहुत ही आर्थिक नुकसान होने लगा। दिन पर दिन उनकी हालत कमज़ोर होती गई। किशन चिंता में डूब गया था, शरीर से भी वो कमज़ोर हो गया था। कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ की एक चिट्ठी जैसे ही पता चला कि उसका बच्चा उस शहर में आया है, तो उसके हाथ लगी। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा, ये 5 बातें जीवन में अपनी गांठ बांध लो जो तुम्हारे काम आएगी। चिट्ठी में 5 बातें लिखी थी। बेटा, अपने माँ बाप को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उनकी छत्र छाया में भगवान निवास करते हैं। वो आपको अच्छे और बुरे की सलाह दे सकते हैं। दूसरी बात लिखी थी कि अपनी जन्मभूमि, जहाँ पर जब तुम पैदा हुए थे, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। अक्सर इंसान जब जीवन में परेशान हो जाए, उसको कुछ भी सूझे नहीं, अनेक नुकसान हो जाए, तो अपने जन्मभूमि को आकर एक बार प्रणाम कर लेना चाहिए, क्योंकि उसकी वहाँ पर कुछ यादें होती हैं, कुछ हवाएं होती हैं। जैसे ही वो वहाँ पर आएगा, उसको जीवन में अनेक लाभ होगा, उसको कुछ एक नई ताकत मिलेगी जीवन में आगे बढ़ने की। तीसरी, अपनों से मिलकर ही सारे फैसले करने चाहिए। नंबर 4, जीवन में हमेशा
बड़ों की सलाह अति आवश्यक है। चाहे विवाह हो, कारोबार हो, चाहे कोई भी दोस्ती का फैसला हो, उसमें अपने परिवार की राय लेना आवश्यक है। नंबर 4, जीवन में आगे बढ़ना आवश्यक है, लेकिन अपनों को भूल के जीवन में आगे बढ़ो। नंबर 5 और आखिरी बात थी कि जीवन में जब तुम कभी उदास हो तो अपने घर चले जाना, क्योंकि एक घर ही होता है जो आपको एक नई शक्ति प्रदान करेगा। चिट्ठी पढ़कर किशन फूट फूट कर रोने लगा और उसने अपनी रुक्मणी को ये बात बताई। जैसे कि आप सबको पता है, व्यापार में घाटे के कारण वो बिल्कुल गरीब हो चुके थे। कर्जदार उनके घर पर आकर उनसे अपना कर्ज, अपना धन मांग रहे थे। अक्सर वो दरवाज़ा बंद करके दोनों रहने लगे। किशन ने हिम्मत जुटाई और उसने कहा, रुक्मणी चलो ना अपने गांव चलते हैं। जैसे कि रुक्मणी को भी पता था अब यहाँ पर हमारे पास न संपत्ति है, न जायदाद है, न जीवन के अनेक जो साधन थे वो सब खत्म हो चुके हैं। उसने उसकी बात मान ली। दोनों ने निश्चय किया कि गांव चलने का। उन्होंने अगले ही दिन एक तांगा पकड़ा और अपने गांव आ चुके थे। वहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ थी। अब किशन की माँ नहीं रही। ये दशा, ये दृश्य देखकर किशन फूट फूट कर रोने लगा। और लेकिन अब तो माँ जा चुकी थी। उसने माँ को बिल्कुल भुला दिया था। माँ का अंतिम संस्कार करके वो घर पर आ चुके थे। एक छोटी सी झोपड़ी थी जहाँ माँ रहती थी। लोगों ने कहा कुछ अब तो जो कुछ होना था हो चुका, जीवन को नए तरीके से शुरू करो। रुक्मणी के कुछ गहने बचे थे। उन्होंने कहा क्यों ना जमीन में एक अच्छा मकान ही बना लिया जाए, क्योंकि कभी आंधी आती है, कभी तूफान आता है। उसने सेठ के पास अपने गहने थे जो वो गिरवी रख दिए और उन पैसों से उन्होंने एक मकान बनाने का निश्चय किया। और कुछ पैसे बचे थे, उनसे छोटा मोटा कारोबार या जिनका कर्ज था उनको चुकाने का निश्चय किया। जैसे ही जमीन में गड्ढा खोदा गया तो उसमें कम से कम 4-5 घड़े सोने चांदी के मिले। माँ किशन वो धन देकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी माँ की, अपनी माँ की वो 5 बातें याद आने लगी कि आपकी कर्म भूमि, जब आप उदास हो अपने कर्म भूमि को चूम लेना चाहिए। आज उसी जन्मभूमि ने, उसी कर्म भूमि ने जहाँ पर उसकी माँ ने कर्म किए थे, उसको पढ़ाकर बड़ा किया था, उसको धनवान व्यक्ति बना दिया था। लेकिन ये सब देखने के लिए माँ जिंदा नहीं थी। दोस्तों, यही कहानी का सार है कि माँ बाप जब तक होते हैं और चले भी जाते हैं, वो अपनी औलाद को बहुत कुछ देके जाते हैं। इसलिए अपने माँ बाप को कभी भी भुलाना नहीं चाहिए। हमेशा अगर आप कभी दुखी हो, माँ के पास आकर एक बार उनके चरण स्पर्श कर लेना चाहिए। इससे जीवन में आपको एक नई ताकत मिलेगी। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो अपनी माँ बाप को प्यार करता है वो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं आपको एक नई कहानी में।